हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर का ये एडिटोरियल देख रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों पर हल्ला क्यों? नवनीत गुर्जर ये लेख लिखते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर इतना हल्ला क्यों है? दरअसल नए नियमों में जाति आधारित टिप्पणियों में शामिल वर्ग का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले इस दायरे में केवल एससी और एसटी ही शामिल थे और कार्रवाई में सख्ती भी कुछ कम थी। सही भी है, सही भी मान सकते हैं कि दलित वर्ग के साथ वर्षों अन्याय हुआ था और इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई करने के लिए ऐसा करना उचित रहा होगा। लेकिन अब इस दायरे में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग जुड़ गया है। केवल सामान्य या अनारक्षित वर्ग ही इस दायरे से बाहर रह गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के कारण सामान्य वर्ग अपने आप ही आरोपों से घिर जाएगा। कहना यह चाहिए कि एक तरह से डिफ़ॉल्ट आरोपी घोषित हो जाएगा। आश्चर्य यह है कि सामान्य वर्ग को तो कोई राहत नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अनारक्षित वर्ग अगर झूठी शिकायत कर दे, तो भी उसके लिए किसी दंड का प्रावधान तक नहीं किया गया है। विरोध का एक बड़ा कारण ये भी है। यह कहा यह भी जा रहा है कि सरकारें पिछड़े वर्ग की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करती रहती हैं। हो सकता है कि भारी विरोध के बाद ये नए नियम वापस ले लिए जाएं, उनमें सुझाए जाने वाले उचित संशोधन कर दिए जाएं। लेकिन नियम वापसी के बाद भी सरकार के प्रति उन वर्गों की सहानुभूति तो बनी रहेगी। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार अपना यही उद्देश्य पूरा करना चाहती है। वैसे और केवल टुकड़ों को वास्तविक बताने की राजनीति आज़ादी के पहले थी और आज भी है। अन्याय के अनवरत शिकार छोटे-छोटे समूहों को नेता पहले उकसाते रहे, फिर कोसों आश्वासनों की अफीम खिलाते रहे और फिर अंततः इन्हें अतिवाद की हद तक जाने देते रहे। बाद में चूक उन कुछ टुकड़ों की सभी मांगें मानी नहीं गई, इसलिए वे राजकाज के पूरे तंत्र और आखिरकार पूरे देश को ही अन्यायपूर्ण बताने लगे। यही वजह थी कि टुकड़ों की राजनीति के उल्टे पड़ जाने पर वही सत्ताधीश इन टुकड़ों को, इन बिखरी हुई जातियों को ठोक पहुँचकर इकट्ठा करते हुए पाए गए और कहते रहे कि हम समग्रता को पहचान देने और छोटे-छोटे वर्गों को इकचाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि समग्र सामाजिक विकास की खातिर ऐसा करना अवश्यंभावी हो गया है और अनिवार्य भी हो गया है। आज़ादी के पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों ने भी यही किया था। उन्होंने पहले समाज को छोटे वर्गों को अलग पहचान देकर उन्हें तोड़ा, उनकी सहानुभूति अर्जित की, फिर उन्हीं का समर्थन पाने की मजबूरी के चलते उन्हें जोड़ने का उपक्रम भी किया था। वर्षों वे अपनी इन्हीं तिकड़मों के भरोसे राज करने में सफल भी हुए थे। दरअसल सियासत की कोई आत्मा नहीं होती है। जिस दिन कोई भी सियासतदान लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाएगा, उस दिन सियासत की आत्मा जाग उठेगी। ये भीतर के आत्मबल और बाहर की सत्ता का अंतर है। यह भयमुक्त होने और भयग्रस्त होने का अंतर है। क्योंकि राजनीति की आत्मा नहीं होती, इसलिए उसमें भीतर शक्ति भी नहीं होती है और इसलिए वक्त पाकर हर सत्ता के हाथों अपनी चेतना का विज्ञान खो जाता है। आश्वासनों के भरोसे सिंहासन पाने के ख्याल उसी के पैरों की जंजीर बन जाते हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में एक नाम आता है, मीरदाद। कुछ लोग उनके पास यह सवाल लेकर पहुंचे कि हम इतने उदास क्यों हैं। मीरदाद ने कहा, इसका जवाब तो वह हवा दे सकती है जिसमें हम सांस लेते हैं। वह हवा जो हमारे ही ख्यालों के जहर से भरी हुई है। यही जहर हमारे घर आंगन में, हमारी गलियों में, हमारे दीवार दरों पर अंकित हो गया है। यही वजह है कि हम अब चेतना या महाचेतना की वारिस नहीं है। आखिर हम आज हम चीखों के वारिस हैं, जख्मों के वारिस हैं
और सड़कों पर बहते हुए लहू की बारिश है। दरअसल आसन और सिंहासन, सत्ता और सरकार का कर्तव्य ही लोगों को भयग्रस्त करना हो चला है। वे लोगों को सिर्फ शारीरिक गुलामी नहीं देते, ज़हनी और मानसिक गुलामी भी देते हैं। इसलिए सिर्फ हम रोज़ अपनी कोख से खुशियों का सूरज जन्मते हैं और रोज़ हमारा सूरज यतीम हो जाता है। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, सवालों के घेरे में लिव इन संबंध। ऋतु सारस लेखिका समाजशास्त्री हैं ये। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के चलते इस चरण पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसी रिश्तों में महिलाओं को पत्नी का दर्जा देकर सुरक्षा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशन भारतीय समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रही लड़कियां सोचती हैं कि वे मॉडर्न हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आभास होता है कि यह रिश्ता शादी की तरह कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। तमाम अदालतें निरंतर इसके लिए चेता रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अपेक्षाकृत लड़कियों के लिए सामाजिक स्तर पर कहीं अधिक नुकसानदायक है, लेकिन शायद युवाओं के लिए आधुनिक होना तात्पर्य क्या है इसका कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। उनका यह सोच उन्हें ये ऐसी स्थिति में धकेल देती है जहाँ से निकलने का प्रयास नाकाम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कोई भी युगल न्यायालय के दरवाजे खटखटाता हुआ नहीं दिखाई देता। अगस्त 2023 में अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि अधिकांश लिव इन जोड़ों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद महिला के लिए समाज का सामना करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह के सामाजिक बहिष्कार से लेकर अभद्र सामाजिक टिप्पणियां लिव इन रिलेशनशिप के बाद उसके कष्टों का हिस्सा बन जाती है। जिस पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर युवा पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप अपना रही है, उसे यह जानना होगा कि आज भी पुरुष और स्त्रियों के लिए स्पष्ट रूप से अलग नैतिक नियम हैं। और इसका उदाहरण ब्रेनी पेरेली हैरिस का शोध है, जो यूरोप के 11 देशों पर आधारित है। इसमें पाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक नकारात्मक दृष्टि, चरित्रगत संधि और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। शोध ये भी बताता है कि जहाँ पारंपरिक, पारिवारिक और नैतिक मूल्य अधिक मजबूत होते हैं, वहाँ लिव इन के बाद महिलाओं के लिए नए संबंधों में स्थापित होना, तो सामाजिक स्वीकृति पाना और सम्मानजनक जीवन में पुनः प्रवेश करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसी असमान और कठोर सामाजिक व्यवहार को शोधकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से जेंडर्ड स्टिग्मा कहा है। उक्त शोध यह स्थापित करता है कि लिविंग संबंध महिलाओं के लिए केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक जोखिम बन जाता है, जिसमें दीर्घकालिक मानसिक, सामाजिक और भविष्यगत दुष्परिणाम होते हैं। तमाम अध्ययन इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप कभी भी वैवाहिक संस्था का विकल्प नहीं हो सकता है। मनोवैज्ञानिक स्कॉट एम स्टैनली अपने स्लाइडिंग बनाम डिसाइडिंग सिद्धांत में स्पष्ट करते हैं कि लिव इन संबंधों में विवाह अक्सर सोच समझकर निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि परिस्थितियों के साथ धीरे धीरे फिसलते हुए बड़े जीवन निर्णयों में प्रवेश कर जाते हैं। इन रिश्तों में स्पष्ट और सचेत प्रतिबद्धता नहीं होती है। यही संतुलन आगे चलकर भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक तनाव और संबंधों की अस्थिरता का कारण बनता है। स्टैनली का शोध कहता है कि लिव-इन का संबंध टूटने पर अवसाद, आत्मसम्मान में गिरावट और भविष्य के रिश्ते नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। स्टैनली का मानना है कि लिव-इन का जो संबंध है आकर्षक लग सकता है, पर वास्तव में उच्च जोखिम लेने वाला होता है, जिनके प्राय नकारात्मक परिणाम ही सामने आते हैं। अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी एक तरह से स्टेनले की विचारधारा को सत्यापित करते हुए दिखाई देता है कि विवाह संस्था व्यक्ति को जो सुरक्षा, समाज स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है, वो लिव इन रिलेशन कभी नहीं दे सकता है। तो भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती उस संस्कृति को पीछे भगाना है, जिसे पश्चिमी संस्कृति और बॉलीवुड ने स्थापित किया है।
इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इस देश में विवाह संस्था को नष्ट करने और समाज को अस्थिर करने हमारे देश की प्रगति में बाधा डालने की व्यवस्थित योजना है। फिल्मों और टीवी धारावाहिक के प्रसारण से विवाह संस्था का खात्मा हो रहा है। वैवाहिक रिश्तों में साथी के साथ बेवफाई और स्वतंत्र लिव इन रिलेशनशिप को प्रगतिशील समाज का निशानी बताया जा रहा है। युवा पीढ़ी ऐसे दर्शन की ओर आकर्षित हो रही है क्योंकि उन्हें इसके दीर्घकालिक परिणामों का पता ही नहीं है। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदना किसी भी तरह से संतोषजनक जीवन नहीं है। विवाह संस्था व्यक्ति के जीवन को जो सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है वो लिव इन रिलेशनशिप में अपेक्षित नहीं है। लिव इन समर्थकों को सोशल साइंस रिसर्च में प्रकाशित शोध कोहिबिटेशन डिसोल्यूशन एंड साइकोलॉजिस्ट डिस्ट्रेस अमंग यंग अडल्ट को पढ़ना चाहिए। इस शोध के अनुसार लिव इन संबंध टूटने के बाद अवसाद, मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। लिव इन संबंध का टूटना एक गंभीर तनावपूर्ण जीवन घटना है जिसकी दूरगामी और घातक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल नियमों का विरोध। इसी विडंबना ही कहा जाएगा कि आज के आधुनिक परिवेश में इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज के आधुनिक परिवेश में भी समाज में जातिगत भेदभाव की धारणा बनी हुई है। यहाँ तक कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जाति के आधार पर भेदभाव के अक्सर मामले सामने आते रहते हैं। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसने नए नियम जारी किए हैं, मगर इनको लेकर विरोध शुरू हो गया है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो कुछ अधिकारी भी इन नियमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यही नहीं, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। सवाल है कि आखिर यूजीसी के इन नियमों का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल कुछ लोगों को आशंका है कि आयोग के नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि न तो किसी के साथ भेदभाव होने दिया जाएगा, न ही नियमों के बेजा इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि यूजीसी के जो नए नियमों का जो नया प्रारूप जारी किया है उसे लेकर कई तरह की आशंका पैदा है हो गई है। दावा किया जा रहा है कि नए नियमों में जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायतों के मामले में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। नए नियमों का पालन न करने पर संस्थान पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इन नियमों के विरोध में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक नगर मजिस्ट्रेट और अयोध्या में एक जीएसटी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और एक सवाल यह भी उठ रहा कि जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी। यह नए नियमों में पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि यूजीसी के नियमों को लेकर जो आशंका पैदा हुई उनका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए, लेकिन विरोध को नाम पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया सकता है। ऐसे में इस मसले पर संयम और संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। तो अपन ने 3 आर्टिकल पढ़े थे। ये वाला नए नियमों का विरोध जो यूजीसी से संबंध ये लिव इन रिलेशनशिप में बहुत ही शानदार जो ऋतु शास्त्र लेखिका समाजशास्त्री हैं, बहुत ही शानदार तरीका से इन्होंने जो समाजशास्त्री हैं इंटरनेशनल ब्रैनी पेरेली हैरिस और स्टैनली इनको कोटेट करते हुए इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था उनका जो वक्तव्य भी था उसको कोटेट रिलेट करते हुए बहुत शानदार तरीका से समझाया था चीज़ को। और इसके ऊपर इन्होंने भी समझाया था नवीन गुर्जर जी ने यूजीसी के नए नियम में हल्ला क्यों है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।